दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टार्ट 16। आज इंडिया की मार्केट देखते तो पूरे भूमि में सोलर सेक्टर की बात करते हैं या सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करते हैं या रिन्यूएबल सेक्टर की बात करते हैं या हाइड्रोजन सेक्टर की बात करते हैं। इन सभी सेक्टरों में गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एफडीआईज का प्राइवेट सेक्टर का अच्छा खासा इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, ना कि इन सेक्टरों में बल्कि दीगर अधिक सेक्टरों में भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। पर ज्यादातर मात्रा में अभी सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, हाइड्रोजन सेक्टर, इन सब का ज्यादातर डिमांड अभी भारत में। क्यों ना कि गवर्नमेंट भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहती है। 2024 तक भारत गवर्नमेंट 2017 तक कार्बन एमिशन को पूरे नेट जीरो करना चाहती है। ना कि सिर्फ कार्बन एमिशन बल्कि फिजिकल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत रिन्यूएबल सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है एंड एनकरेज कर रही है। इसके लिए इंसेंटिव एंड पीएलसी स्कीम लगा रही है। आप सोच रहे हो इन सभी सेक्टरों का इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा हूँ। आपके पास एक ऐसा पिन स्टॉक हो जो इन सभी सेक्टरों में उसका इन्वॉल्वमेंट हो या इन सेक्टरों में इसका प्रोडक्ट यूज होता हो या स्टॉक का अपना बिजनेस इन सेक्टर में एक्सपैंड करने वाली है। हमें स्टॉक मिल जाए, ऐसा स्टॉक हमें मिल जाए तो क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक स्टॉक ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे लिए एक एडवांटेज ये है कि अभी वो पिन स्टॉक है एंड वो अंडर वैल्यूड शेयर है। अभी भी एक मास्टर शेयर मार्केट पर्सन की स्ट्रेटेजी ये होती है वो ऐसे स्टॉक को सर्च करता है जो अंडर वैल्यूड हो और इसकी ग्रोथ एंड फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा हो, ऐसे स्टॉक ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। आज हम एक ऐसे ही एक स्टॉक ऊपर बात करने वाले हैं जिसका भाव मात्र 138 है एंड इस प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो स्टॉक की प्रमोटर की होल्डिंग 66% की अधिक की देखने को मिली है एंड ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है यानी इसका डेट जीरो है एंड कंपनी का आईपीओ पिछले साल ही लॉन्च हुआ है एंड इस कंपनी का प्रोडक्ट जिस सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैरीन इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, हाइड्रोजन सेक्टर, सोलर सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, इन सभी सेक्टरों में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेक्टर के बारे में बात करें, सोलर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट पीएलसी स्कीम बहुत इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है क्योंकि फिजिकल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर को पुशअप कर रही है। गवर्नमेंट का एम है कि 2030 तक 500 गीगावाट जनरेट करने का रिन्यूएबल सेक्टर से एंड इन सब में सोलर एक मेन रोल प्ले करता है। हाइड्रोजन सेक्टर के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट भारत को हाइड्रोजन सेक्टर में मार्केट लीडर बनाना चाहती है। भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $2 बिलियन का ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम प्रपोजल रखा है एंड इस हाइड्रोजन सब्सिडीज के लिए 34 कंपनीज ने अप्लाई किया है। हाइड्रोजन सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट का एम है कि 2030 तक हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को 5 मीट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन करने का 2030 तक एक्सपेक्टेड आउटकम होने वाली है हाइड्रोजन सेक्टर से 8 ट्रिलियन तक। गवर्नमेंट का एम है कि हाइड्रोजन फ्यूल ना कि सिर्फ इंडिया में यूज होगा बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्ट करने के ऊपर गवर्नमेंट विचार कर रही है क्यों ना कि ग्लोबली इसकी डिमांड ज्यादा है एंड गवर्नमेंट भी हाइड्रोजन सेक्टर को ग्लोबली मार्केट लीडर बनाना चाहती है। जिस कंट्री को गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने वाली वो कंट्रीज है फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड इसका प्रपोजल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भेज दिया गया है। गवर्नमेंट ना कि सिर्फ फ्रांस एंड इटली में एक्सपोर्ट करने वाली ग्रीन हाइड्रोजन बल्कि यूरोपियन यूनियन में भी एक्सपोर्ट करने वाली है। भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड है, इसकी ग्रोथ देखते तो रिसेंटली गवर्नमेंट है त्रिची प्लांट डालने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है 1.26 लाख करोड़ एंड ये स्टेटमेंट खुद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दिया है। टेक्नोलॉजी को लेकर ग्लोबली पूरा कॉम्पिटिशन है तो इसमें इंडिया भी सेमीकंडक्टर मार्केट हब बनाना चाह रहा है। अभी इंडिया की सेमीकंडक्टर की मार्केट देखते हो अप्रोक्सीमेटली $23.2 बिलियन का है एंड आने वाले दिनों में यानी 2028 तक इसका मार्केट $18.3 बिलियन का होगा। यानी सीजीआर ग्रोथ देखते हो तो 17.10% की बढ़त देखने को मिलेगी। कुल इन स्टॉक कंपनी जिस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है या उसका प्रोडक्ट यूज होता है वो सभी सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी या ग्रोथ दिखाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस किसने भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जिस स्टॉक को ऊपर बात कर रहे हैं स्टॉक का नाम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। स्टॉक की 5 साल की रिटर्न रहती है, स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न नहीं बनाया कुल 5 साल में, यानी -15% की रिटर्न देखने को मिली है। वही पिछले 1 साल की रिटर्न के बारे में बात की, स्टॉक ने 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिखेंगे, यानी -16% की रिटर्न देखने को मिली है कुल 1 साल में। जिस स्टॉक का प्रोडक्ट एंड फंडामेंटल अच्छा हो वो स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हैं जो आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर्स बने हैं। कंपनी के सीजीआर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। पहले कंपनी के सीजीआर देखते हैं तो 10 साल का डाटा कंपनी ने पब्लिश नहीं किया। वही 5 साल में कंपनी ने 17% की रिटर्न बना के दिए, यानी कंपनी ने 17% की सेल्स की। एंड 3 साल का डाटा देखते हैं तो कंपनी ने 3 साल में अच्छे खासे सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली एंड 30% की सेल्स देखी गई है। एंड वही टी-टाइम सेल्स के बारे में बात है, टी-टाइम सेल्स में घटती देखने को मिले, यानी 18% की सेल्स देखने को मिली। एंड आगे कंपनी के सीजीआर प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी ने 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया। वही 5 साल का डाटा देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में यानी कंपनी के काम में 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एंड वही कंपनी के 3 साल का सीजीआर प्रॉफिट देखते हैं तो 3 साल में 79% की प्रॉफिट देखने को मिली, यानी कंपनी की कमाई में कुल 3 साल में सीजीआर प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। एंड वही टी-टाइम प्रॉफिट के बारे में बात करें, टी-टाइम प्रॉफिट कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, यानी 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली टी-टाइम प्रॉफिट। आगे कंपनी के प्रॉफिट और लॉस देखते हैं तो कंपनी के सेल्स में 2019 से कांस्टेंटली बढ़ोतरी देखने को मिले, कांस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिली सेल्स में। 2019 में कंपनी की सेल्स 145 करोड़ की देखने को मिली थी। एंड वही 2023 की सेल्स के बारे में 2023 की सेल्स 269 करोड़ की सेल्स देखने को मिली। यानी रिसेंटली आए रिजल्ट के बारे में बात करें 2024 से रिसेंटली आए रिजल्ट में कंपनी की सेल्स में 318 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी अपने कांस्टेंटली सेल्स में ग्रोथ मेंटेन करते हुए आ रही है। एंड वही कंपनी की ओपीएम देखते हैं तो कंपनी की ओपीएम 2019 से 16% की देखने को मिली थी। वही
2023 में कंपनी की ओपीएम 20% की देखने को मिली। एंड रिसेंटली आए रिजल्ट की ओपीएम के बारे में बात करें, रिसेंटली आए रिजल्ट में 19% की रिजल्ट देखने को मिला। 2024 में 19% की ओपीएम देखने को मिला, यानी मार्जिन देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हो 2019 से कंपनी का नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का देखने को मिला था। वही 2023 का नेट प्रॉफिट देखते हो 30 करोड़ का देखने को मिला। कंपनी के नेट प्रॉफिट में कुल 5 साल में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वही कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट के नेट प्रॉफिट देखते हैं, यानी 2024 का नेट प्रॉफिट देखते हैं 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। जिस स्टॉक में भी नेट प्रॉफिट की लगातार तेजी देखने को मिलती है वो कंपनी आगे चलकर मल्टीप्लाई अगर शेयर्स बनती है, कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी होगी तो कंपनी की रिजर्व में बढ़ोतरी होगी, तो कंपनी की ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होगी, तो कंपनी वो फंड की जगह यूज कर सकती है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं, कंपनी का रिजर्व 2024 में 267 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला। वही पिछले साल 2023 से कंपनी का रिजर्व 91 करोड़ का देखने को मिला। यानी कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिजर्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 2 टाइम से अधिक की रिजर्व में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड वही कंपनी के बोरिंग के बारे में बात करते हैं, 2023 से कंपनी का बोरिंग 45 करोड़ का था, 2024 से कंपनी का बोरिंग 0 है, यानी कंपनी ने अपना बोरिंग पे कर चुकी है। आगे कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करें, कंपनी का मार्केट कैप 1770 करोड़ का है, यानी ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। आगे पी रेशियो देखते तो इंडस्ट्रियल पीओ 12.2 टाइम्स है, स्टॉक का पी रेशियो 42.3 टाइम्स है, यानी अभी ये स्टॉक इंडस्ट्रियल पी रेशियो से 2 गुना से अधिक हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। कंपनी के आरएस एंड आरए के बारे में बात करें, कंपनी का आरएस 26.2% है। वही कंपनी का आरए के बारे में बात करें, कंपनी का आरए 20.5 टाइम्स है। वही कंपनी की डेब्ट इक्विटी देखते हैं तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी, यानी कंपनी का डेब्ट 0 है। कंपनी की डिविडेंड देखते हैं, कंपनी का डिविडेंड 0 है, यानी कंपनी ने अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया। जिस स्टॉक ऊपर बात करते आ रहे हैं स्टॉक का नाम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। आगे कंपनी के बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बात करने से पहले बताना चाहूंगा कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। कंपनी की शुरुआत के बारे में बात करें, कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड कैट इंडस्ट्री लिमिटेड का एक हिस्सा है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग एंड मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस में। इस कंपनी के पास NABL एग्रीडेटेड लैब है। NABL गवर्नमेंट सेंट्रल बेस्ड सर्टिफाइड लैब है। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट R&D टीम को सर्टिफाइड भी करती है। कंपनी का ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सभी फॉर्म सब्सटेंस में जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में यूज होता है। एंड इस कंपनी का प्रोडक्ट कुल 88 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है, जैसे एशिया, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका एंड दीगर अधिक कंट्रीज में भी। एंड इस कंपनी के पास 2000 से अधिक के SKUs है। एंड इस कंपनी के पास ग्लोबल कस्टमर एक्सेडिएशन है एंड एक कंपनी कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी की रेवेन्यू के बारे में बात करें, 2024 से कंपनी ने 317 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। आगे कंपनी का प्रोडक्ट देखते हैं, कंपनी के कुल 3 प्रोडक्ट्स है, SS फ्लेक्सिबल हाउस, SML एंड फिटिंग्स, कंपोजिट हाउस एंड अदर्स। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके प्रोडक्ट यूज एंड इंपॉर्टेंट देखते हैं तो SS फ्लेक्सिबल हाउस कुल कंपनी के प्रोडक्ट में 60% का यूज SS फ्लेक्सिबल का ही होता है। एंड इसके इंपॉर्टेंट देखते हैं हाई प्रेशर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर में यूज होता है एंड एक रेशियो एनवायरनमेंट भी है। एंड इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरी एंड फायर फाइटिंग एंड दीगर अधिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एंड वही असेंबल एंड फिटिंग प्रोडक्ट के बारे में बात है, इसका यूज 33% का यूज होता है। वही कंपोजिट हाउस के बारे में बात करें, दीगर हाउस के बारे में बात करें, इसका 60% का यूज होता है। एंड इसमें 2 टाइप ब्रीडिंग है, सिंगल ब्रीड, मल्टीपल ब्रीड। इंटरलॉक कंपोजिट हाउसेस के टाइप देखते हैं, इंटरलॉक एग्जॉस्ट टाइप, इंटरलॉक कन्वेयर हाउस, इंटरलॉक प्रेशर हाउस एंड दीगर अधिक। कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखते हैं तो कुल डोमेस्टिक से 84% का रेवेन्यू जनरेट होता है एंड एक्सपोर्ट से कुल 16% का। जियोग्राफी के स्प्लिट के बारे में बात करते हैं तो यूरोप से 1% का रेवेन्यू जनरेट होता है, अफ्रीका से 2% का, एशिया से 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है एंड अदर से 61% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के इंडस्ट्रियल स्प्लिट देखते हैं तो स्टील 24%, ऑयल एंड गैस 30%, रिफाइनरी 16%, पेट्रोलियम 16%, माइनिंग 6%, फायर स्प्रिंकलर एंड सोलर एंड सेमीकंडक्टर कुल 8%। कंपनी के ब्रांड जहाँ मेजर इंडस्ट्री में यूज होते हैं जैसे स्टील, मेटल, ऑयल एंड गैस, केमिकल, सी पोर्ट, टर्मिनल होल्डिंग, पेपर एंड पल्प, फार्मास्यूटिकल, ये कंपनी के मेजर इंडस्ट्रीज है। एंड कंपनी जिस सेक्टर में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाली है वो फायर स्प्रिंकलर, सोलर, रोबोटिक, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस एंड सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन सब इंडस्ट्रीज में कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाली है। या इस कंपनी का प्रेजेंस है इन सेक्टर में। इस कंपनी की प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं तो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, रबर एंड पॉलीमर, अब्जॉर्ब हाई प्रेशर, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ऑब्जॉर्बेशन एंड रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन फिटिंग, हाई रिप्लेसमेंट एंड ग्रेट डिमांड, availability in different size, perfect fit for extreme environment condition, और हाई प्रेशर, केमिकल कॉम्पेटेबल। और आगे कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग 67% की देखने को मिली है। और एफएस की होल्डिंग के बारे में बात करें, एफएस की होल्डिंग 0.29% की देखने को मिली है। एंड इस कंपनी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.02% की देखने को मिली है। एंड अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग के बारे में बात करें, अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.14% की देखने को मिली है। एंड वही पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो पब्लिक के पास 26.56% की होल्डिंग देखने को मिली है। यहाँ पर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% की हाइटेक की देखने को मिली है, यानी ये कंपनी सेफ कंपनी है। जिस कंपनी के भी पास प्रमोटर की होल्डिंग 40% से नीचे की होल्डिंग देखने को मिलती है तो वो कंपनी रिस्की होती है, पर इस कंपनी के पास 50% से अधिक की होल्डिंग देखने को मिली है, यानी ये कंपनी सेफ कंपनी है। आगे कंपनी का टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 80% पास है। एंड वही इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 50 DMA 200 DMA अभी डाउन ट्रेंड पे शो हो रहे हैं। वही इस कंपनी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी सपोर्ट लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। पहले सपोर्ट लेवल के बारे में बात की, इसका पहला सपोर्ट
सपोर्ट लेवल 135.30 पैसे का था एंड ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। 10 या 10% के नीचे की डाउन ट्रेंड की रैली देखने को मिलेगी। वही इसका दूसरा सपोर्ट लेवल 124.30 पैसे का है एंड स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात की, स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल 146.60 पैसे का है। यदि ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि 10 या 20% की अधिक की रैली देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।